Hello everyone, this is Talisha. I hope all of you are in good health. I'm going to cover today the SVB collapse. काफी बड़ी न्यूज़ है दुनिया भर में अभी इसका इसकी चर्चा हो रही है. इसका आफ्टरमाथ क्या होगा और इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है. नाउ इस लेवल का कोलैप्स हमने 2008 के बाद नहीं देखा है. तो हम पहले देखेंगे कि क्या न्यूज़ है और क्यों ये कोलैप्स हुआ. कहाँ-कहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, दुनिया में कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया कैसा इसमें इंसुलेशन क्रिएट कर सकता है. नाउ व्हाट इज द एसवीबी ऑल अबाउट. ये एक बैंक है सांता क्लारा कैलिफोर्निया में 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था. और ये बैंक जो है एसवीबी के नाम से जाना जाता है. और ये बैंक मेजरली नए नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को लोन देता है. नाउ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को लोन दिया है. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी आपके स्टार्टअप्स है, कहा जाता है कि लगभग 50% स्टार्टअप्स को यही बैंक लोन देता है. तो काफ़ी पार्टनर की तरह देखा जाता है यूएस में. और क्योंकि स्टार्टअप्स में इनोवेशन काफ़ी होता है तो इसको हम कहते हैं ये फाइनेंशियल पार्टनर ऑफ द इनोवेशन इकोनॉमी. काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इन स्टार्टअप्स के लिए. नाउ यही बैंक आपका आज कोलैप्स हो चुका है, शट डाउन हो चुका है. और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पैनिक क्रिएट हो रहा है पूरी यूएस इकोनॉमी में, जो कि फैल रहा है यूरोप में भी और इंडिया पर भी आ सकता है. ये क्राइसिस एसवीबी का कहा जाता है 2008 के बाद से इतना बड़ा क्राइसिस आज तक नहीं हुआ है. 16th लार्जेस्ट बैंक था यूएस का. नाउ लेट्स सी कि क्या दिक्कतें आई हैं. व्हाई हैज द पर्टिकुलर इशू बीन क्रिएटेड. नाउ सी, कहा जाता है 2020 में जब कोविड का क्राइसिस था और यूएस इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल, देन व्हाट हैपेंड इज यूएस इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाना शुरू कर दिया. तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ाया जाता है? जब आप इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हो. तो जब आपका सेंट्रल बैंक जो कर्जा देता है बाकी बैंक्स को, जब सेंट्रल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा देता है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते, 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 गिरते इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा देता है. ना उन्होंने कितना गिरा है कहा जाता है 3% से, फिर 2% से, 1% से 0% तक ले आए. तो वी कॉल इट ज़ेडआईआरपी. ज़ेडआईआरपी क्या होता है? ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का. तो 0% पे लोन दे रहे हैं और इतना ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं. ना क्योंकि अब इकोनॉमी में ऑलरेडी मनी सप्लाई बढ़ रहा है जिसकी वजह से एक बूम क्रिएट हो गया इकोनॉमी में. खासकर वेंचर कैपिटल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा बूम हुआ और स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने लगे, वेल्थ क्रिएशन हो रहा है. अब स्टार्टअप्स जो ये पैसा कमा रहे हैं, इन्होंने ये पैसा जो कमाया वो कहाँ पे डिपॉज़िट करेंगे? तो ये सारे स्टार्टअप्स इसी बैंक के पास आ गए, एसवीबी. तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास उन्होंने अकाउंट खोला और डिपॉज़िट करने लगे और सिलिकॉन वैली बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा डिपॉज़िट आने लगा. कहा जाता है 2019 में उनका टोटल डिपॉज़िट वाज़ अराउंड $61 बिलियन, जो कि बढ़ के 2022 तक कहा जाता है इट एक्चुअली रीच्ड टू $173 बिलियन. तो काफ़ी ज़्यादा डिपॉज़िट आया है. मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, उनका डेटा दिखाता हूँ. दिस इज़ द लेवल ऑफ डिपॉज़िट दे हैड इन 2019 एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ डिपॉज़िट दे हैड इन 2022 दिसंबर. तो इतना ज़्यादा उनमें इंक्रीज़ हुआ है डिपॉज़िट्स का. नाउ आपने बैंक के पास अब काफ़ी सारे डिपॉज़िट्स है. अब क्योंकि बैंक के पास काफ़ी सारे डिपॉज़िट है, इतना ज़्यादा डिपॉज़िट है, बैंक इस डिपॉज़िट का क्या करेगा? बिकॉज़ आपको पता है कि ये इन सारे स्टार्टअप कंपनीज़ ने डिपॉज़िट डाला है, तो बैंक कोशिश करेगा कि मैं इससे कुछ प्रॉफ़िट कमाऊँ. तो बैंक इस सारे डिपॉज़िट को लोन में नहीं दे सकता बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है और लोन में क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा बैंक के लिए. तो बैंक ने क्या किया, वो सारे का सारा पैसा, मेजर इसका पैसा बॉन्ड में देना शुरू कर दिया. नाउ बॉन्ड क्या होता है? यूएस का जो गवर्नमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो बॉन्ड इश्यू करता है और जब उनको पैसे ज़रूरत होती है तो बॉन्ड इश्यू किया जाता है सिक्योरिटी की तरह. और वो बॉन्ड कोई बैंक खरीदता है और बैंक उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है. तो ये ट्रेजरी बॉन्ड जो था यूएस का, बैंक इस ट्रेजरी बॉन्ड को खरीदने लगा. फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड आपका ₹100 का था तो उन्होंने ₹100 का बॉन्ड खरीदा. इस ₹100 पे उनको लेट्स सपोज 10-10% का, 5-5% का, 4-4% का इंटरेस्ट मिलने वाला था. नाउ उनका 100 का बॉन्ड था और उस पे वो फिक्स्ड इंटरेस्ट कमा रहे हैं. नाउ बैंक आपका इंटरेस्ट भी कमा रहा है, यहाँ से स्टार्टअप्स का भी फायदा हो रहा है, तो सबका अभी तक ठीक चल रहा है मामला. फिर क्या हुआ, यूएस इकोनॉमी में जब ये सब हो रहा था, जब मनी सप्लाई बढ़ाई जा रही थी, जिसको हम इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, अब यूएस में इसकी वजह से महंगाई आने लगी और आपको पता है 40 ईयर का इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड तोड़ा गया. इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थी, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की जगह क्वांटिटेटिव टैपरिंग शुरू कर दी. ना जिसको हम टेपर टैंट्रम भी कहते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक अब मनी सप्लाई गिराने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट अब बढ़ानी थी. अब इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाई उन्होंने? 0% इंटरेस्ट रेट से 1% हुआ, 2% हुआ, 3% हुआ, बढ़ाते-बढ़ाते 5% इंटरेस्ट किया उन्होंने. नाउ आपको पता है जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ता है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. नाउ सी,
जैसे ही इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जब कोई बॉन्ड इश्यू करेगा, उस बॉन्ड का जो नया इंटरेस्ट होगा, बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, मान के चलिए वो 10% है। जो पुराना बॉन्ड उन्होंने इश्यू किया था, उस पर 5% का इंटरेस्ट था। और ये पुराना बॉन्ड किन्होंने लिया था? ये एसवीबी ने खरीदा था। अब यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड में भी नए बॉन्ड्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट क्योंकि नए बॉन्ड्स में बढ़ रहा है, लेकिन एसवीबी ने पुराने बॉन्ड्स खरीदे थे, जिस पर उनको कम इंटरेस्ट मिला था। नाउ एसवीबी क्योंकि ओल्डर बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर चुका था बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और नेवर बॉन्ड्स में काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो एसवीबी में उनका क्या हुआ, बैंक ने काफी सारा पैसा जो ओल्डर बॉन्ड्स में डाला था, अब बैंक चाहता था कि मैं इस ओल्डर बॉन्ड को बेचकर अपना पैसा वापस निकाल लूं। पर दिक्कत ये हुई कि जब बैंक अपना बॉन्ड बेचने लगा, सपोज उन्होंने कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था। जब वो मार्केट में गए अपने बॉन्ड बेचने के लिए, उनको वहाँ मार्केट में डिमांड नहीं थी उनके बॉन्ड की। व्हाई? बिकॉज़ आज मार्केट में नए बॉन्ड्स की डिमांड थी। नए बॉन्ड्स की क्यों डिमांड थी? बिकॉज़ नए बॉन्ड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। तो उनको बॉन्ड बेचना था, और वो 100 में नहीं बेच पाए अपने बॉन्ड को, तो उन्होंने 90 इसका प्राइस कर लिया, फिर 90 से 80 कर लिया। तो हमने क्या देखा कि उनके बॉन्ड का जो उन्होंने खरीदा था, उसका प्राइस गिरने लगा। तो हमें एक क्लियर कट एक रिलेशनशिप नज़र आ रही है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है इकोनॉमी में, तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ गया, जो फेड ने बढ़ाया, तो बॉन्ड का जो प्राइस है सेकेंडरी मार्केट में वो गिर जाता है। अब बॉन्ड का प्राइस क्योंकि गिर रहा है, अब बैंक अपने बॉन्ड्स बेचना चाह रहा है। फाइन, उन्होंने 100 में खरीदा था, अब 90 में बेच रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं, 70 में बेच रहे हैं, तो बैंक का नुकसान हो रहा है, बिकॉज दे आर सेलिंग इट एट अ लोअर प्राइस। और ये करते करते देखा गया कि बैंक का, एसवीबी का, $2 बिलियन का नुकसान हुआ। नाउ जब ये नुकसान रजिस्टर करने लगा बैंक, एसवीबी, जिसकी वजह से आपका जो एसवीबी है अब लॉस मेकिंग बैंक हो चुका है, और जिन सारे लोगों ने इस बैंक में पैसा भरा था, वो पैसा वापस डिमांड कर रहे हैं। अब क्योंकि पैसा वापस डिमांड कर रहे हैं, देयर इज एन आउटगोइंग डिमांड ऑफ फंड्स। बैंक को ये सारे लोगों को पैसा देने के लिए फिर से अपने बॉन्ड लेस प्राइस पर बेचने लगे, फिर उनका सेल करने लगे, और बैंक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया कि हमारा भी पैसा इस बैंक के पास पड़ा है, शायद वो भी अब वापस नहीं आए। तो वो भी बैंक के पास पहुँच गए अपना पैसा डिमांड करने के लिए, एंड दैट वाज़ द बिगिनिंग ऑफ बैंक रन होता है जब सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक के पास जाते हैं कि हमें हमारा पैसा चाहिए, और बैंक के पास वो पैसा नहीं होता क्योंकि उन्होंने वो कहीं पर इन्वेस्ट किया होता है। तो यही हो रहा था आपके एसवीबी में। तो यहाँ पर जब आपका 60 बिलियन से 173 बिलियन का काफ़ी ज़्यादा ये हुआ, तो ये सारे ये सारे फंड्स एसवीबी ने दे डिसाइडेड टू पार्क दीज एक्सेस लिक्विडिटी इनटू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। लेकिन जब क्वांटिटेटिव ईजिंग बंद हो गई और क्वांटिटेटिव टेपरिंग शुरू हो गई, तो these securities depreciated sharply with the rising interest rates। जैसे मैंने आपको कहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड प्राइस गिर जाता है। नाउ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स? नाउ क्योंकि बॉन्ड प्राइस गिर रहा था, अब बैंक का नुकसान हो रहा था। बैंक का नुकसान हो रहा था, तो लोगों ने डिमांड करने लगे पैसे, देयर वाज आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट्स, और आउटफ्लो जब डिपॉजिट था, बैंक को फिर से बॉन्ड बेचने पड़े, तो दे हैड टू सेल ऑफ सम ऑफ इट्स बॉन्ड्स एट अ लॉस, जिसकी वजह से बैंक का $2 बिलियन का नुकसान हुआ, एंड दैट वाज अ क्लासिक केस ऑफ बैंक रन, जो मैं आपको समझा रहा था। नाउ इससे इम्पैक्ट क्या होगा? अब एसवीबी कोलैप्स जब हुआ, एसवीबी के कोलैप्स होते ही, अब देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग एसवीबी उतना बड़ा बैंक तो है नहीं, $209 बिलियन का टोटल इनका एसेट क्लास है। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जैसे जेपी मॉर्गन के साथ, जेपी मॉर्गन चेस का जो टोटल एसेट है दैट इज अराउंड $3 ट्रिलियन। तो उसके कंपैरिजन में काफी छोटा बैंक है, पर उसके बावजूद ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी बड़ा बैंक माना जाता है। और क्योंकि अब इसमें ये क्राइसिस हुआ, इन्वेस्टर पैनिक हो चुके हैं, और जिसकी वजह से वो अब भरोसा नहीं कर पा रहे इस पूरे बैंकिंग सिस्टम में, और डिपॉजिटर्स अपना पैसा वापस डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि सैन फ्रांसिस्को का जो बैंक है, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसके शेयर्स का प्राइस गिर रहा है। सिग्नेचर बैंक जो न्यूयॉर्क में है, उसका शेयर का प्राइस 20% से कम हो चुका है। तो अब ये मामला फैल रहा है बाकी बैंक्स की तरफ। अब देखिए दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ेगा अब। नाउ इसका असर देखने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक पिटीशन की।
ये पिटिशन रिसेंटली वाई कॉम्बिनेटर ने इशू किया और इस पिटिशन में अभी तक 1200 कंपनीज के सीईओज और फाउंडर्स ने साइन किया है और उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। अब वाई कॉम्बिनेटर कौन है? ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी एक्सिलरेटर स्टार्टअप एक्सिलरेटर कंपनी है जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी है, जिसमें वाई कॉम्बिनेटर ने आज तक इंडिया में 200 कंपनीज को भी पैसा दिया है और अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने एक पिटिशन इशू किया जिसमें उन्होंने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ये भेजा और कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसमें इंटरवीन करें, वरना ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है और लगभग 1 लाख के जॉब के ऊपर जॉब लॉसेस आ सकते हैं। नाउ इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इन्होंने इसलिए बोला बिकॉज सिलिकॉन वैली बैंक ने लगभग 37,000 स्मॉल बिजनेसेस के डिपॉजिट्स रखे थे और 37,000 स्मॉल बिजनेसेस के डिपॉजिट्स कितने डिपॉजिट्स रखे थे? $250,000 से ज्यादा। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये $250,000? बिकॉज यूएस में अगर आपका डिपॉजिट होता है 250,000 $250,000 से ऊपर अगर आपका डिपॉजिट है तो वो इंश्योर्ड नहीं होता, ठीक है ना? अगर आपका 250 तक का आपका डिपॉजिट होता है तो वो आपका इंश्योर्ड डिपॉजिट होता है, वो वापस मिल जाएगा अगर बैंक का नुकसान भी होगा तो। पर अगर आपका इसके ऊपर का डिपॉजिट है दैट इज नॉट इंश्योर्ड। तो हमने यही देखा, सिलिकॉन वैली बैंक हैज ओवर 37,000 small businesses with more than 25,000 डॉलर इन डिपॉजिट्स, फाइन, जिसकी वजह से ये बैंक अब सिर्फ क्राइसिस बैंक तक नहीं इन सारी कंपनीज तक भी फैलेगा जिन्होंने ये डिपॉजिट किया था इस बैंक के अंदर, जिसकी वजह से देयर इज अ रियल रिस्क ऑफ सिस्टमिक कंटेजियन, यानी ये फैल सकता है एंड दैट कुड ट्रिगर अ बैंक रन इन एवरी अदर स्मॉलर बैंक। बिकॉज इन्होंने कुछ पैसा कहीं और भी डाला होगा, अब कंपनी खत्म हो जाएगी, दूसरा बैंक खत्म हो जाएगा, उससे तीसरा बैंक खत्म होगा, तो ये ट्रिगर हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट डेवलप हो जाएगा और this would be the impact of this particular crisis on the world। अब इंडिया पर क्या क्राइसिस आ सकता है इसका? इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया का जो हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है काफी इंसुलेटेड है, काफी रेगुलेटेड है आरबीआई की सुपरविजन के अंदर, और कहा जाता है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा तो असर नहीं पड़ सकता, मेजर स्पिल ओवर तो नहीं होगा इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में, बिकॉज आरबीआई ने काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑलरेडी प्लेस में रखी हुई है। हाँ, पर हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा डिस्टेबलाइज हो सकता है, बिकॉज इकोनॉमी में अभी पैनिक फैल रहा है और पैनिक और इंस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है स्टॉक मार्केट के लिए, तो वैल्यूएशन गिर सकती है। जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी वैल्यूएशन गिरी काफी कंपनीज की, अब इसमें भी इसकी वजह से वैल्यूएशन गिर सकती है। यहाँ पर हमारा बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रांग माना जाता है और ये सीईओ जो है कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने रिसेंटली कहा भी था कि जब 0 से 5% फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब कहीं पर कौन सा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। फाइन, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स मूव अप 500 बेसिस पॉइंट्स, जिसको हम 5% कहते हैं, फ्रॉम 0 इन अ ईयर, एन एक्सीडेंट वाज वेटिंग टू हैपन समवेयर। So this was the entire news. I hope you enjoyed the session. Thank you so much. God bless you. Bye bye.